अगर तुम डॉक्टर बन जाते हो, यहाँ से इन क्लास में से कोई भी डॉक्टर बन जाता है, तो मेरे से 1 करोड़ रुपए लेके चले जाना। मतलब उनका इस कॉन्फिडेंस को देख के मेरे को ऐसा लगता था कि शायद डॉक्टर बनना तो हमारे बस की बात नहीं है। 12th पास करने के बाद आस-पास किसी दुकान पे जॉब में लग जाते थे या फिर मज़दूरी करने चले जाते थे पास की फैक्ट्री में। यही सिचुएशन थी वहाँ की। वहाँ पे ये सोच पाना मेरे लिए कि मैं आगे चलकर एमबीबीएस डॉक्टर बनूँगा या फिर किसी एम्स में जाऊँगा, ये सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। मम्मी को बता रहा था कि नहीं मिल पाएगा, तो उतने में मतलब मम्मी रोने लगी थी कि अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को कि जो भी मैंने किया वो मेरा नाम लक्ष्मण वर्मा है और मैं एम्स में एमबीबीएस फाइनल प्रॉप स्टूडेंट हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है लक्ष्मण वर्मा एम्स के नाम से, जहाँ पर मैं एम्स, एमबीबीएस एंड नीट रिलेटेड व्लॉग्स वगैरह डालता रहता हूँ। मेरी जो जर्नी है, एक फेलियर स्टूडेंट से कैसे मैं आगे बढ़कर सरकारी स्कूल में पढ़ा और फिर यूट्यूब से मैंने पढ़ाई करी, टेलीग्राम से टेस्ट दिए और कैसे मेरा एम्स में सिलेक्शन हुआ, उसके ऊपर है। तो एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। जो मेरी स्कूलिंग थी 6th, 7th, 8th, 9th वाली, उस टाइम पे मैं ये समझ लीजिए एकदम बैक बेंचर था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। ये समझ लीजिए कि क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उससे मेरे को कोई मतलब नहीं था और जो बुक थी मेरे को भी खोलने का मन नहीं करता था। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बस देख ली और जाके दे के आ गए, तो उससे रिज़ल्ट तो आता था नहीं। ये समझ लीजिए कि ए, बी, सी, डी जो ग्रेड होती है मेरी ई और एफ में आती थी हमेशा और कब मैं फेल हो जाता था पता ही नहीं चलता था। और उस टाइम पे मेरे को लगता था कि मैं मतलब कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये पढ़ाई तो मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे को छोड़नी पड़ेगी और जो भी मेरे को लगता है उसके बाद जो आगे जो होता जाएगा वो मैं करता जाऊँगा। ये मेरी सिचुएशन थी। और जब 9th आया तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि हाँ, अब 10th आ रहा है, उसके बाद मेरे को कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, कहीं न कहीं हमको जाना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। तो वो चीज़ मेरे लिए कोई भी सब्जेक्ट मेरे को पसंद नहीं था, तो मैं सोचता था कि मैं सब्जेक्ट चूज़ कौन-सा करूँगा? कोई भी सब्जेक्ट मेरे को आता ही नहीं था। और फिर मैंने क्या किया था, 9th के बाद मेरी स्कूलिंग चेंज हुई थी, वहाँ से मैं जाकर रतलाम के एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में जवाहर हायर सेकेंडरी स्कूल में वहाँ पे शिफ्ट हो गया था। और उस टाइम पर जो मेरे 10th क्लास में जब मैं एडमिशन लिया, तो वो ऐसा फेज़ था कि मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट था। और वहाँ से जो मैं अभी तक जो मेरी थिंकिंग थी कि मैं कोई भी सब्जेक्ट मेरे को पसंद नहीं था और मैं कोई भी मैं नहीं जानता था। और मैं उस टाइम पे सोचता था कि जो सबसे ईज़ी से ईज़ी सब्जेक्ट होता था, जैसे सब बोलते थे, मैं मम्मी से भी पूछता रहता था कि कौन-सा सब्जेक्ट सबसे ईज़ी है? तो उस टाइम पे बोलते थे एग्रीकल्चर बहुत ईज़ी है। तो मैं सोचता था ठीक है यही वाली ले लूँगा और आगे देखते जाएँगे, जो भी होगा देखा जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट टफ़ नहीं होता है। वो सब टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही सीन मेरे साथ हुआ कि वहाँ पे मेरे पास पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को साइंस में इंटरेस्ट आने लगा और मेरे को ऐसा लगने लगा था कि हाँ, अब मैं ये वाला सब्जेक्ट आगे जाके लूँगा। और ऐसे मैंने किया और फिर मैंने मैथ्स मेरे को इतनी अच्छी आती नहीं थी, तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं बायोलॉजी करके आगे जाके जो भी फ्लो में चलता जाता है वैसे मैं चलता जाऊँगा। मैंने 12th पास करी और उसके बाद हमारे जो सरकारी स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो ज़्यादातर ये समझ लीजिए कि 12th पास करने के बाद आस-पास किसी दुकान पे जॉब में लग जाते थे या फिर मज़दूरी करने चले जाते थे पास की फैक्ट्री में। यही सिचुएशन थी वहाँ की। तो वहाँ पे ये सोच पाना मेरे लिए कि मैं आगे चलकर एमबीबीएस डॉक्टर बनूँगा या फिर किसी एम्स में जाऊँगा, ये सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। वो ऐसा टाइम था कि मैं अगर नर्सिंग भी कर लूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत कठिन मुझे लगता था। और फिर मैंने सोचा वहाँ पे आस-पास के लोग कहते थे कि अभी तक तो यहाँ से कोई डॉक्टर नहीं बना और वहाँ के लोगों का भी ये कहना था कि अगर तुम डॉक्टर बन जाते हो, यहाँ से इन क्लास में से कोई भी डॉक्टर बन जाता है, तो मेरे से 1 करोड़ रुपए लेके चले जाना। मतलब उनका इस कॉन्फिडेंस को देख के मेरे को ऐसा लगता था कि शायद डॉक्टर बनना तो हमारे बस की बात नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आज के टाइम पे और इतने सारे लोग कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं और उस टाइम पे हम छोटे से जगह पे सरकारी स्कूल से पढ़ के हम एक सोच ही नहीं सकते थे कि हम आगे चलकर नीट एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाएँगे। मेरी वहाँ से 12th क्लियर हुई और उसके बाद ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी आस-पास से जिनसे भी बात होती थी, सारे दोस्त अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो किसी कोचिंग में जाते थे या फिर कहीं न कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई न कोई कोर्स से। और उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे लोकल से एरिया में भी कोई भी नीट की कोचिंग के लिए मिनिमम आपके पास 60,000 तो होने ही चाहिए, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो वो ऐसी कंडीशन थी उस टाइम पे हमारे पास इतने पैसे थे नहीं कि वो कोचिंग जॉइन कर पाएँ। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मैं यूट्यूब पे देखता था। यूट्यूब पर लगभग उस टाइम पे हिंदी मीडियम के बहुत कम वीडियो रहते थे नीट से रिलेटेड और वही मैं पढ़ के और टेलीग्राम से मैं पेपर डाउनलोड करता था और यूट्यूब से लेक्चर देखता था। ये सब कर कर के मैंने सोचा कि यही करके मैं अब नीट क्वालीफाई करूँगा और मेरे भैया भी हैं एक एम्स में, उनने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करा। ये कह सकते हैं कि जब भी वो छुट्टी पे आते थे तो मेरे को पढ़ाते थे और काफ़ी अहम योगदान रहा उनकी मेरी पूरी इस नीट जर्नी में।
इसके बाद जैसे ही मैं ये पढ़ता था, इधर से टेस्ट सॉल्व करता था, मैंने एक टारगेट बना लिया था कि अगर मेरे को एम्स में जाना है, तो एक ही रास्ता है कि मैं 100 टेस्ट दे दूँगा। 100 टेस्ट कैसे भी करके मेरे को देने हैं। वो नीट के कि अगर मैं 100 टेस्ट देने के बाद अगला 101 वाला टेस्ट दे रहा हूँ नीट में, तो मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वहाँ पे कोई नया क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये नहीं देखा। नहीं तो बाद में ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर अपने से वो पेपर छूट गया और पेपर टफ आ गया, ये सब सिचुएशन बन जाती है अगर अगर अपन प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा जो घर था, हम वहाँ पे रतलाम में एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे और वो ऐसी सिचुएशन थी कि कभी घर इधर से उधर चेंज करना पड़ता था क्योंकि कभी पानी का प्रॉब्लम है, कभी आस-पास का एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा पढ़ाई के लिए, कभी मकान मालिक प्रॉब्लम, ये सब के चक्कर में हमको महीने में इधर-उधर होके ये समझ लीजिए कि साल में इधर-उधर मतलब पढ़ाई उससे काफ़ी कुछ डिस्टर्ब होती थी मेरी। और ऐसा सिचुएशन के बाद मेरे पापा जो हैं परामर्श केंद्र चलाते हैं, वो वो भी काफ़ी ये समझ लीजिए कि जब भी मेरी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात होती थी, तो हमेशा उसको पहले रखते थे। जब मैं पढ़ाई करता था, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया नीट के लिए सबसे पहले मैंने जैसे मान लीजिए बायोलॉजी स्टार्ट की, तो बायोलॉजी में तो ऐसा होता है कि अपन जो एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं, वही वैसे के वैसे लगभग एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएँगे, तो आपके वो सही भी हो जाते हैं और उससे कॉन्फिडेंस आता है काफ़ी। बट अगर आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है ना, जहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, प्रॉपर उसकी लाइनिंग नहीं याद होगी, तो वो क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे। उसमें कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे ऐसी लाइन लिखी है, ऐसी की ऐसी वहाँ पे आ जाएगी और आप आंसर सही कर दोगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। स्टार्टिंग में मेरी केमिस्ट्री बहुत कमज़ोर थी, हद से ज़्यादा कमज़ोर थी और फिज़िक्स में भी ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही कम नंबर आते थे। तो जब आप चैप्टर खत्म करते हैं, मान लीजिए कोई सा भी एक फिज़िक्स का चैप्टर खत्म किया, उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि स्टार्टिंग से ही आपके नंबर एकदम जैसा आप चाह रहे हैं ड्रीम कॉलेज के लिए उतने नंबर आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है कि स्टार्टिंग में तो आपके लोएस्ट मार्क्स ही आते हैं और धीरे करके जितने आप टेस्ट देंगे उस वैसे-वैसे इम्प्रूव होते जाते हैं। तो मेरे साथ क्या होता था, जैसे मैं फिज़िक्स का टेस्ट दे रहा और 180 नंबर में से लगभग 30, 40, 50 ऐसे नंबर आते थे। सारे नंबर नेगेटिव में चले जाते थे और यही सिचुएशन मेरे को देखने को मिली थी, तो मैं क्या करता था, एक पूरे फिज़िक्स की एक चैप्टर की पूरी फ़ॉर्मूला शीट बना ली थी। जो भी उससे रिलेटेड उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरी क्वेश्चन आते थे, वो लिख लेता था पॉइंट। और इसके बाद क्या होता था कि मैं जब भी कोई भी टेस्ट देने जा रहा हूँ, ऐसे टेस्ट होते थे कि पर्टिकुलर पहले टेस्ट स्टार्ट होते हैं कि पर्टिकुलर 2-3 चैप्टर आएँगे, उसके बाद 1 यूनिट आएगी, उसके बाद फुल सिलेबस होगा। तो वैसे ही मैं जैसे मान लीजिए 1 चैप्टर आया, 2 चैप्टर आया, तो उस चैप्टर के सारे सिर्फ़ वो मैं वो रिवाइज़ कर लेता था कि कौन-कौन से फ़ॉर्मूले हैं। तो जितने सही हो सकते हैं ज़्यादातर नीट में जितने भी क्वेश्चन होते थे, अभी तक फिज़िक्स में सारे फ़ॉर्मूला बेस्ड होते थे। बट अभी के टाइम पे 2025 में ऐसा हुआ है कि काफ़ी टफ क्वेश्चन आ गए थे। तो उसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आ पाएगा। जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके चांस है कि आप ऐसे टफ से टफ क्वेश्चन पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मैं सारे एमसीक्यू के सारे एमसीक्यू को करने के लिए सारे वो कर लेता था, रिवाइज़ कर लेता था, उसके बाद मैं जाके टेस्ट देता था, तो मेरे धीरे-धीरे करके जो 40-50 नंबर आते थे, वो जाते-जाते 180, एक 150 फिर 160, 170 यहाँ तक पहुँचने लग गए थे। और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में क्या होता था कि मेरे को ऐसा लगता था कि इतनी सारी रिएक्शन है, ये सब कैसे याद होगी? ये समझ लीजिए कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था केमिस्ट्री में। स्टार्टिंग में तो मेरे को ऐसा लगता था कि 1-2 जो नेम रिएक्शन होती है वो रट के अगर मैं याद करके अगर मैं कर लूँगा तो शायद हो जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं था। मैंने धीरे-धीरे करके एनसीईआरटी मेरे को पढ़नी ही पड़ी। स्टार्टिंग में तो मेरे को फर्स्ट ड्रॉप में जो जब मैंने पढ़ाई करी थी उस टाइम पे मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। बट फिर मेरे को लगा कि हाँ, कहीं न कहीं कमी रही है, केमिस्ट्री में मेरे बहुत कम नंबर आए थे, 20 से 30 नंबर ही आए थे। तो फिर मैंने सोचा हाँ, अब मैं केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने क्या किया था, पूरी एनसीईआरटी ए टू जेड जितनी बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट है, उतनी केमिस्ट्री की भी इम्पोर्टेंट है। वैसी की वैसी मैंने पूरी की पूरी पढ़ डाली थी। उसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ता था, उसके एमसीक्यू सॉल्व करता था और धीरे-धीरे करते उसमें मेरे मार्क्स इम्प्रूव होने होने लग गए। बायोलॉजी तो ठीक है, वो थ्योरी पार्ट है, सबका फेवरेट ही होता है। तो स्टार्टिंग से आप जो भी लाइन पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। हर बार आप चाहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़कर हाइलाइट करके उसका रिवीजन कर लें और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, 360 आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जो एनसीईआरटी में देख रहे हैं, वो सब कुछ लिखा हुआ है। जब तक आपके सामने वो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो आप नहीं कर पाएँगे। तो वही चीज़ अगर आप जितने ज़्यादा बायोलॉजी के टेस्ट देंगे, उतना ही ज़्यादा आपके नंबर इम्प्रूव होंगे। तो वही सोचता था मैं कभी क्या करता था कि जैसे कोई थ्योरी पढ़ ली, मेरे को ऐसा लगता था चैप्टर हो गया, बट उसके जब मैं क्वेश्चन करने जाता था, तो मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे। तो ऐसा सबके साथ होता है स्टार्टिंग में। तो वो चीज़ कब जब भी पूरी होगी, जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, उस चैप्टर के, फिर उसके बाद यूनिट के, उसके बाद फुल सिलेबस, उसी हिसाब से आपके मार्क्स इम्प्रूव होते जाएँगे। जब मैं पहली बार पेपर देने गया था नीट का, उस टाइम पे तो मेरे को लग गया था कि हाँ, मैंने अच्छा नहीं करा है, तो
उतने मार्क्स नहीं आ पाएँगे, तो बस जाके मैं बैठ गया और मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया। मेरे को पता है बहुत कम मार्क्स आएँगे, कैलकुलेट करने में भी ऐसा लगता था कि जैसे सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है और ज़्यादा बुरा लगता था। तो जब मैंने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया और तब मेरे को लग गया था जब मैं पेपर दे रहा था, जब आप पेपर देते हैं नीट का तभी आपको एहसास हो जाता है कि आप कहाँ लायक है, कौन-सी कितने आपके मार्क्स आने वाले हैं, सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो वही सीन मेरे साथ हुआ जब मैं पेपर दे रहा था तभी मेरे को लग गया था कि हाँ, इस बार तो मेरा एम्स निकल जाएगा। और जैसे-जैसे मेरा मतलब ऑलमोस्ट ये समझिए कि मैं 1 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और लास्ट तक ऑलमोस्ट लगभग सारे ये ऐसा लग रहा था कि सब कुछ देखे हुए हैं। सारे क्वेश्चन करने के बाद मेरे को जब मैं सेंटर से बाहर निकला, तो जाके मैंने बोल दिया मम्मी को कि हाँ, मेरा एम्स निकल जाएगा इस बार। और उस टाइम पे जो खुशी थी क्योंकि मैं पहली बार इससे पहले जब मैंने पेपर दे के आया था तो उस टाइम पे ऐसा लगा था सबका फेस कि मतलब नहीं हुआ। मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा था कि यार बहुत गलत कर दिया मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था। तो अब मुझे लग रहा था कि हाँ, अब जो भी मैंने किया है वो सब वर्थ इट है। जितने घंटे मैंने मेहनत करी है, वो सबका मेरे को लगा था कि हाँ, आज रिज़ल्ट मिल गया मुझे। जब मैं फर्स्ट बार नीट दे के आया था तो हम जब बस में जा रहे थे उस टाइम पे तो मैं मम्मी को बोल रहा था कि इस बार तो मेरा नहीं हो पाएगा। जस्ट ऐसा लग रहा था कि हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा बट उतना भी अच्छे नंबर नहीं आ पाए थे तो मेरे को उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बस आके मैं मम्मी को बता रहा था कि नहीं मिल पाएगा तो उतने में मतलब मम्मी रोने लगी थी कि अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को कि जो भी मैंने किया वो वो मतलब ऐसा लगा कि मतलब मैंने टाइम वेस्ट कर दिया काफ़ी बट ऐसा दिखाया नहीं था। देन फिर मैं सेकंड टाइम जब मैं गया तो अ मम्मी बस बाहर खड़ी थी तो मैंने जाके बताया कि हाँ, इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। वो खुशी अलग ही लेवल की थी। मुझे लगा कि हाँ, जो भी मैंने 1 साल, 2 साल जो भी मैंने मेहनत करी, वो सारी मेरे लिए वर्थ इट थी। और उसके बाद फिर मेरा एम्स गोरखपुर में सिलेक्शन हुआ एंड देन ये समझ लीजिए कि वो जो मेरी लाइफ़ थी सरकारी स्कूल से एकदम अचानक से जो मैं सोचता था, जो मेरी थिंकिंग थी, सब कुछ चेंज हो गई थी। और जब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आया तो सब कुछ ये समझ लीजिए कि मैंने फिर यूट्यूब चैनल वगैरह भी खोला और जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पहले था, जो सरकारी स्कूल में जब मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था, वो उस लेवल का था कि मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हो पाएगा मेरे लाइफ़ में। और अब मेरे पास ऐसा लगने लगा था कि हाँ, अब मैं लाइफ़ में एक स्टेबल पोज़ीशन में आ चुका हूँ तो वो कॉन्फिडेंस ही अलग ही लेवल का था। मैं आज आपको ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिससे ये समझ लीजिए आप बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको एम्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो नीट का पेपर देने जाएँगे, वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। उसमें आप कितना क्या हाइलाइट कर रहे हैं, एनसीईआरटी कितनी पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जितनी ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। यही सिचुएशन मैंने देखने को मिली थी कि फर्स्ट ड्रॉप में मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया था, मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी थी। उस वजह से मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और यही चीज़ का मैंने सुधार करते हुए नेक्स्ट टाइम जो मैंने किया सिर्फ़ प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करी, सिर्फ़ टेस्ट देता गया। 100 से ज़्यादा मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे ताकि ये कॉन्फिडेंस बन गया था कि आने वाला अगर मेरा नीट पेपर मैं दूँगा, तो वो पेपर मेरा बिगड़ेगा भी नहीं किसी हाल में। तो ये फर्स्ट चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको सही लगे, उतने ही ज़्यादा आप लगाइए ताकि वो जो नीट का पेपर देने जाए, वो आपको बिगड़े ना। सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आज के टाइम पे 25-25 लाख लोग नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस फ़ेज़ में आप ये कैसे कर सकते हैं कि स्मार्ट वर्क अगर जो कर रहा है ना, वही आगे जाके बढ़ पाएगा और वही अच्छे नंबर ला पाएगा। तो आप डेली बेसिस पे अगर जितना रिवीज़न करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने जो कल पढ़ा है, उसको अगले दिन 1-2 घंटे में अगर आप रिवाइज़ कर लेते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीज़न का। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो महीनों तक बात चली जाती है। तो सेम चीज़ मेरे को देखने को मिली थी कि मैं भूल जाता था बार-बार, कुछ याद नहीं आता था, ये समझता था कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये सिचुएशन कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको ये ज़रूर करना है कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट अगले दिन के लिए 1 से 2 घंटा आप ज़रूर निकालो। रोज़ के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि पुराने दिन का रिवाइज़ करना एक टाइम वेस्ट लगता है। बट ये बहुत ज़रूरी है। जितना आप रोज़ करते जाएँगे ना, उतना आपके आपके मेमोरी में इतना वो अपडेट होता जाएगा और आगे जाके जब भी आप टेस्ट देंगे, तो आपके उससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आपको कभी ना कभी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप ग्रेजुएशन से बाद पढ़ लें या फिर पहले पढ़ लें। आपको अगर लाइफ़ में स्टेबल चाहिए, तो कहीं न कहीं आपको कॉम्पिटिशन फेस करना ही पड़ेगा। जब आप प्रिपरेशन करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम की करेंगे, तो उस टाइम पे आपको अकेला फ़ील होगा। लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आएगा, तो जो लोग पूछते रहते थे, सब लोग आके आपके सामने दिख जाएँगे कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। वो उन सबका मुँह बंद तभी होगा जब आपका कहीं न कहीं पे अच्छी जगह सिलेक्शन होगा। और मैं जोशटो को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी स्टोरी ये शेयर करने के लिए ये मंच दिया।